नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है सिंदूर। आज तारा जी की बेटी सोनाक्षी की सगाई बड़ी धूमधाम से हुई थी। सगाई संपन्न हो जाने के बाद सब मेहमान अपने अपने घर जा चुके थे। सोनाक्षी की होने वाली सास ने सगाई में उसके लिए एक हीरे की अंगूठी और बहुत सुंदर साड़ी जिसमें जरी की कढ़ाई की गई थी भेंट स्वरूप दिया था। उसको देखकर सोनाक्षी मन ही मन खुश हो रही थी। सोनाक्षी की भाभी नेहा ने कहा, वाह दीदी, आप तो बहुत खुश नसीब हैं। आपके ससुराल वालों ने तो बहुत महंगे महंगे गिफ्ट दिए हैं। बहुत रईस खानदान से हैं जीजा जी। आपकी तो लॉटरी खुल गई। दोनों आपस में भाभी ननद खीखी खीखी करने लगती हैं। तभी अंदर कमरे से आलोक जी की बुलंद आवाज आई, बस करो बहू सोनाक्षी, अब कल देख लेना सारा सामान, सो जाओ, रात बहुत हो गई है। जी पापा जी कहकर वह दोनों सगाई में आए हुए भेंट को एक अलमारी में रख दिया। अपने अपने कमरे में सोने के लिए जाने लगी, क्योंकि सब लोग सगाई और मेहमान की आवभगत से थक कर चूर हो गए थे। सोनाक्षी की माँ तारा जी और उनके पति आलोक जी अपने कमरे में सो चुके थे। तभी अचानक घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। ननंद भाभी अपने अपने कमरे में जाते जाते दरवाजे की आहट से वहीं रुक गई। एक दूसरे की शक्ल देखने लगी कि भाभी, इतनी रात को कौन आया होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है, रात के 1 बज गए हैं। तभी दोबारा दरवाजे पर दस्तक हुई। अब की बार तेज आवाज थी। अब इतनी रात को सीधा जाकर दरवाजा खोल देने में कोई समझदारी तो नहीं थी। इसीलिए नेहा जाकर अपने पति आकाश को जगाया। आकाश ने दरवाजे के पास आकर पूछा, कौन है? बाहर से बस इतनी सी आवाज़ आई, मैं। उसके बाद रोने की आवाज़ आई। शायद जो कोई दरवाजे पर था वो रो रहा था। आवाज़ में भी अजीब सी लड़खड़ाहट थी। इसीलिए समझ में नहीं आया कि कौन, जान पहचान वाला है या कोई अजनबी। आखिर आकाश ने सोनाक्षी को इशारा किया, जाओ जाकर पापा को जगा दो। सोनाक्षी अंदर गई और अपने पिता आलोक जी को जगा कर ले आई। रुदन अभी भी बदस्तूर जारी था। आलोक जी समझ नहीं पा रहे थे आखिर कौन है जो रात को घर के बाहर रो रहा है। उन्हें समझ नहीं आया कि दरवाज़ा खोले कि ना खोले। खड़े खड़े सोचते रहे, पर थोड़ी देर बाद रोने की आवाज़ बंद हो गई। आखिर हिम्मत करके आकाश ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक औरत शॉल में लिपटी हुई बेहोश दरवाजे के पास पड़ी थी। आकाश और आलोक जी एक दूसरे की शक्ल देखे जा रहे थे। इतने में घर की मालकिन तारा जी भी आ गई और तारा जी बोली, बेटा आकाश, अरे जरा हिम्मत करके देख तो सही कौन है और यूं हमारे घर के दरवाजे पर क्यों पड़ी हुई है। पता नहीं कौन है जो आज इतनी शुभ घड़ी में अपशकुन फैलाने हमारे घर आ गई। आखिर आलोक जी ने हिम्मत करके बाहर जाकर उस औरत के चेहरे पर से शॉल हटाया। उसका चेहरा देखते ही वह हैरान रह गए। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया और मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, अरे प्रिया। उनके मुंह से प्रिया का नाम सुनते ही तारा जी बाहर की तरफ भागी। अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर तारा जी की रुलाई छूट गई। मेरी बच्ची को क्या हुआ? इतनी रात गए यहाँ पर और इसके चेहरे पर ये चोट की निशान कैसे? तब तक आकाश ने इधर उधर देखते हुए कहा, माँ थोड़ी हिम्मत रखो, अपने घर के बाहर खड़े होकर तमाशा कर रही हो। पहले प्रिया दीदी को अंदर तो लेकर आओ। अगर किसी ने देख लिया तो जानती हो मोहल्ले वाले को बात का बतंगड़ बनाने में देर नहीं लगती। आखिर आकाश और तारा जी ने प्रिया को सहारा देकर घर के अंदर लेकर आए। अंदर लाने के बाद उसे सोफे पर बैठाया, उसके ऊपर पानी की छींटे मारी, तब जाकर प्रिया को थोड़ा होश आया। अपने माता पिता और अपने परिवार को देखकर प्रिया सिसक सिसक कर रोने लगी। बेटी क्या हुआ? रास्ते में कोई गुंडे चोर उचक्के ने तुम्हें मारा क्या? तुम्हारी ऐसी हालत क्यों है? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उस घर को छोड़कर आ गई हूँ माँ। अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊँगी। वो लोग मुझे मार डालेंगे माँ। वो पति नहीं जानवर है, वो तो मुझे जान से मार डालेगा। अपनी माँ से लिपटते हुए वह जोर जोर से रो रही थी। आलोक जी कुछ कहने को हुए तो तारा जी ने उन्हें चुप रहने का इशारा कर दिया। थोड़ी देर बाद तारा जी ने पूछा, बेटा
क्या बात है, आज जमाई जी ने तुझे क्यों मारा? अभी तो तू अपनी बहन की सगाई से वापस घर गई थी। सारा परिवार खुशी खुशी यहाँ से गया, फिर ऐसी क्या बात हो गई जो तू उल्टे पाँव यहाँ चली आई? दामाद जी भी खुश थे, फिर अब क्या हो गया? तारा जी के इस सवाल से प्रिया की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, माँ, आज सोनाक्षी की सगाई में आपने अपनी होने वाली नई समधन को सोने की झुमके दी थी और सोनाक्षी के होने वाले पति को सोने की घड़ी दी। बस यही बात मम्मी जी को चुभ गई, क्योंकि आपने 5 साल पहले मेरी सगाई में उन्हें 5100 रुपये दिए थे। घर पहुँचते ही उन्होंने गुस्से में पर्स पटका और मुझ पर तानों का बौछार करना शुरू कर दिया। बोल रही थी कि अब तो बड़ा पैसा आ गया तेरी माँ के पास, मुझे तो सस्ते में निपटा दिया था। क्या हम कोई रास्ते के भिखारी थे? अरे एक दामाद को सोने की घड़ी और दूसरे दामाद को खाली हाथ लौटा दिया, ऐसे भी कोई करता है? तेरी माँ पिता सब दो दो आंखें देखती हैं, अपनी ही बेटियों में भेदभाव करती हैं। जब मैंने कहा कि मेरी सगाई के वक्त आकाश कमाता नहीं था, अपने पैरों पर खड़ा नहीं था, उसकी पढ़ाई के खर्चे थे और मेरे दादा दादी भी बहुत बीमार रहते थे, उनकी दवाइयाँ और अस्पताल के खर्चे अलग से था। पापा के ऊपर बहुत प्रेशर था, सबकी जिम्मेदारी अकेले उनके कंधों पर थी। अकेले वह कितना कर पाते, इसीलिए जो बन पड़ा उन्होंने किया। अब स्थिति बदल गई है, घर में दो दो कमाने वाले हो गए हैं। वैसे भी सोनाक्षी के ससुराल वालों की कोई डिमांड नहीं थी, वह तो बस 2 जोड़ी में ही उसको ले जाना चाहते थे। पर पापा और भैया जो दे रहे हैं वह अपनी खुशी से दे रहे हैं, तो मेरे इतना बोलते ही आपके लाडले दामाद साहब ने मुझे मारना शुरू कर दिया, यह कहकर कि मैं उनकी माँ से जुबान लड़ा रही हूँ। बहुत बदतमीजी से बात की और यह कोई पहली बार उन्होंने नहीं मारा। पिछली बार जब मेरी ननद की शादी हो रही थी तो मेरी सास शीला जी अकड़ते हुए मेरे कमरे में आई और मेरे ही दहेज के सामान को, जो थोड़ा बहुत पिताजी ने दिया था, वह उठाकर मेरी ननद को दे दिया, यह कहकर कि तुम्हारे पलंग बहुत सस्ते हैं, टूट जाएंगे। मेरे दहेज की बुराई भी की, बोली कि यह तुम्हारे बाप ने दहेज में 2 कौड़ी का सामान दिया है। पलंग फर्नीचर सब एकदम रास्ते से खरीदा हुआ लगता है। फिर मेरी शादी के 1 महीने बाद जब मेरी ननद की शादी पड़ी तो उठा के मेरे सारे दहेज के सामान को उन्होंने अपनी बेटी को दे दिया और बोला, अपने पिताजी से दोबारा ले आना। कौन सा बहुत ब्रांडेड दिया था माँ। 2 साल पहले भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया था। जब भी ननद आती है तो आप जो मुझे करवा चौथ पर साड़ियाँ देती हो वो अलमारी से निकाल कर मेरी ननद को चुपके से दे देती हैं। बहू को कहीं जाना तो होता नहीं है, कहाँ पहनेगी? तेरे ऊपर यह साड़ी नहीं जचेगी, इसीलिए अपनी बेटी को दे दिया। अगर मैं कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती हूँ तो सास पति भी गाली गलौज करने पर उतर आते हैं। ससुराल में मेरी सास का बहुत दबदबा है और धीरज भी उन्हीं का सुनते हैं, जो सासू माँ कहती है वही करते हैं। पर आज माँ उन लोगों ने मुझे बहुत मारा, जब मुझे मार मार कर थक गए तो अपने कमरे में जाकर सो गए। मैं जैसे तैसे उठकर भाग आई। माँ, अब बर्दाश्त नहीं होता, पिछले 5 सालों से बर्दाश्त कर रही हूँ। हर बार आपने मुझे समझा बुझा कर वापस भेज दिया, पर मैं अब उस घर में कदम नहीं रखूंगी। ठीक है मेरी बच्ची, मत जाना, शांत हो जा। देखिए ना, उन्होंने हमारी फूल जैसी बच्ची का क्या हाल कर दिया। तारा जी ने आलोक जी से कहा। तभी अचानक से आलोक जी की बुलंद आवाज आई, तुम्हारी छोटी बहन की सगाई हो चुकी है, 1 महीने बाद उसकी शादी है। सोनाक्षी के ससुराल वालों को क्या जवाब देंगे? हमारी परवरिश पर लोग उंगली उठाएंगे, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? हमें तुम्हारी शादी करनी थी सो हमने कर दी, अब तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा असली घर है और तुम वो लड़ाई झगड़ा करके अपने मायके चली आई हो। मैं तुम लोगों के घर के मामलों को ही सुलझाता रहूँगा क्या? आलोक जी चिल्लाते हुए बोले। अपने पापा की आवाज़ सुनकर प्रिया घबरा गई। इधर तारा जी ने उन्हें चुप कराने की कोशिश करने लगी। शांत हो जाइए जी, नहीं तो आपका बीपी बढ़ जाएगा। उस पर आलोक जी और भड़कते हुए बोले, समझा लो अपनी लाडली को, अब यह ससुराल की हो चुकी है, इसे ससुराल तो जाना ही पड़ेगा।
अब और नखरे इसके बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे अपनी जिद में अपनी छोटी बहन का घर बसने से पहले ही तोड़ देगी। कल मैं बुला रहा हूँ समधी जी और दामाद साहब को। यह घर अपनी चुपचाप चली जाएगी। तुम्हें जितना लाड लड़ाना है रात भर लड़ा लो अपनी बेटी से, समझी? तुम कहकर आलोक जी गुस्से में अपने कमरे में चले गए। दूसरे दिन सुबह सुबह ही आलोक जी ने प्रिया के ससुराल वालों को बुला लिया और उन लोगों के सामने हाथ जोड़कर अपनी बेटी की इस तरह से ससुराल से भाग कर आ जाने के लिए माफ़ी मांगी। तब उनकी समधन शीला जी मुंह बनाते हुए बोली, अभी कुछ दिन इसे अपने पास ही रखिए समधी जी, ताकि थोड़ी अक्ल ठिकाने आ जाए इसकी। कल को उठकर कहीं और भाग गई तो आप हमारा गला पकड़ने आ जाएंगे और हम पर ही इल्ज़ाम लगाएंगे कि दहेज के चक्कर में बहू को मार दिया। उनकी बात सुनकर आलोक जी ने एक नज़र गुस्से में प्रिया की तरफ देखा और फिर धीरज की तरफ देखते हुए कहा, नहीं नहीं धीरज जी, अब से ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं वादा करता हूँ आपसे। ठीक है, आपके वादे पर विश्वास कर रही हूँ मैं, पर समधी जी इस बार तो आपने अच्छा नहीं किया। नई समधन के लिए तो आपके पास सोने के झुमके थे और हमें तो आपने सस्ते में निपटा दिया। और शादी में जो थोड़ा बहुत दहेज का सामान भी दिया था, सारे फर्नीचर 6 महीने में ही टूट गए। कहाँ से उठा कर दिया था? 2 बेटियां हैं तो दोनों को बराबरी का दर्जा देना चाहिए, साथ ही उसके ससुराल वालों को भी। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाहती हूँ? समधन जी अपनी कुटिलता पर आते हुए बोली। आलोक जी पहले तो चुप हो गए। उन्होंने अपनी झेप मिटाते हुए कहा, हाँ हाँ समधन जी, मैं समझ रहा हूँ। सोनाक्षी की शादी में मैं आपको विदाई में भेंटे लिफाफा सब अच्छे से दूंगा और इस बार आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। कुछ बड़ा दूंगा, बस आप मेरी बच्ची को फिर से अपना लीजिए। समधन जी ने अपने बेटे धीरज की तरफ देखा और कुटिलता से मुस्कुराई तो धीरज भी बोला, पापा जी आपने मेरी मम्मी को तो खुश कर दिया, पर मेरा क्या? सुना है इस बार आप अपने नए दामाद को बाइक देने वाले हैं। मुझे तो एक साइकिल तक नहीं दिया आपने। धीरज की बात सुनकर तारा जी और उनका बेटा आकाश के माथे पर पसीना आने लगा कि कहीं आलोक जी बाइक के लिए हाँ न कर दे। एक तो शादी का खर्चा, ऊपर से ये सब महंगाई भी कितनी बढ़ गई है। पर तभी आलोक जी बोले, दामाद साहब उस समय हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि हम आपको बाइक दे पाते। फिर भी जितना बन पड़ा था उतना तो हमने किया ही था। अब आप भी समझिए हमारी मजबूरी। सोनाक्षी की शादी को कुछ दिन बाकी है, इतना सब खर्च कैसे हो पाएगा? पूरी बात सुनकर धीरज ने कहा, फिर अपनी बेटी भी आप अपने पास ही रखिए। सोनाक्षी की शादी के बाद ही डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। धीरज इस बात को अच्छे से जानता था कि आलोक जी समाज के डर और अपनी इज्जत के खातिर अपनी बेटी को अपने घर नहीं रखेंगे, कुछ न कुछ जरूर देंगे। इसी बात का धीरज फायदा उठा रहा था। अरे दामाद जी, आप तो नाराज हो गए। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। देखिए अभी सोनाक्षी की शादी शांति से हो जाने दीजिए। जब हमारा हाथ खुल जाएगा तो फिर कभी देख लेंगे। आप तो मेरे दामाद हैं और मेरी मजबूरी तो समझिए। आलोक जी ने हाथ जोड़कर कहा। प्रिया अपनी नम आंखों से अपने स्वाभिमान को तार तार होते देख रही थी। उसके मायके वाले तो दामाद और शीला जी के सामने गिड़गिड़ाए जा रहे थे और कोई प्रतिक्रिया नहीं की। इधर प्रिया के ससुराल वाले रावण हो गए थे। अपनी डिमांड बताकर धीरज और उसकी माँ शीला जी अपने घर चली गई। आलोक जी ने खा जाने वाली नज़रों से प्रिया की तरफ देखा और लगभग चिल्लाते हुए बोले, यही संस्कार दिए थे तुझे हमने? अपने ससुराल से भागकर आ गई। हमारी इज्जत की जरा सी थी परवाह नहीं की तूने। देख तेरे कारण मुझे इन लोगों के हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हैं। पता नहीं विदाई के नाम पर क्या क्या मांग कर लेंगे ये भूखे लोग। अरे कम से कम हमारे बारे में नहीं तो अपनी छोटी बहन के बारे में तो सोच लिया होता। मेरी बिरादरी में तो नाक कटवा दी। इससे अच्छा तू पैदा होते ही मर जाती। अरे आप शांत हो जाइए। आप क्या इसके पीछे ही पड़ गए? क्या अनाप शनाप अपनी बेटी के बारे में बोल रहे हैं? तारा जी ने कहा।
तो आलोक जी उनके ऊपर चिल्ला पड़े, सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। या मैं तो कमाने चला जाता था, पीछे से तुमसे अपनी लड़की नहीं संभाली गई। थोड़ा घर गृहस्थी संभालने की शिक्षा दे दी होती तो यह नौबत न आती। आलोक जी का गुस्सा देखकर तारा जी प्रिया को उठाकर अपने साथ ही अपने कमरे में ले गई। खैर, आस पड़ोस में सबको कह दिया कि प्रिया अपनी बहन सोनाक्षी की शादी की तैयारी के लिए आई है, और सब कुछ दिनों के लिए इन बातों को छोड़कर भूलकर सोनाक्षी की शादी की तैयारी में लग गए। लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं किया जब आलोक जी ने प्रिया को ताना न मारा हो। 1 महीने बाद सोनाक्षी की शादी का शुभ दिन भी आ गया। इससे कुछ दिन पहले ही आलोक जी प्रिया के ससुराल जाकर हाथ जोड़कर 5 किलो मिठाई, 5 किलो काजू बादाम देकर उन लोगों को शादी में आने का दावत दिया था। उसमें भी शीला जी और दामाद धीरज बहुत अकड़ दिखा रहे थे। पर इधर धीरे धीरे प्रिया में बदलाव आने लगा। अब वह अकेले घर से बाहर भी निकलने लगी थी। हमेशा अपने को काम में व्यस्त रखती, पहले से ज़्यादा मुस्कुराने लगी थी। शादी वाले दिन धीरज और उसकी मम्मी शीला जी सोनाक्षी की शादी अटेंड करने के लिए आ गए। तारा जी और आलोक जी ज़बरदस्ती प्रिया को लेकर उनका स्वागत करने के लिए दरवाजे पर आए तो धीरज ने उसे देखकर तंज कसा, आ गई अकल ठिकाने या अभी भी अकल ठिकाने आने बाकी हैं? और बड़ी ही कुटिल मुस्कान के साथ हंस दिए। उसके साथ साथ उसकी मम्मी भी हंस दी। अरे, शादी के बाद एक राजा भी अपनी बेटियों को नहीं रख सकता, तो तुम्हारे बाप की क्या औकात है? पर आलोक जी और तारा जी हाथ जोड़कर एक तरफ उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए। दोनों अपने आप को किसी वीआईपी से कम नहीं मान रहे थे। हर चीज़ में कमी निकालना, नुक्स निकालना उनकी आदत सी थी। हम अपनी बेटियों की सास और दामाद का कितना अवभगत करते हैं, कितना खुश होकर मेरी बेटी की सास और दामाद घर से विदा होते हैं, पर यहाँ हमारे लिए कुछ स्पेशल इंतजाम भी नहीं है। हम फालतू आ गए सोनाक्षी की शादी में। देखते हैं विदाई के समय क्या समधी जी भेंट देते हैं। बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे कि कुछ बड़ा देंगे। अगर कुछ बड़ा नहीं हुआ तो उनकी बेटी को जीवन भर यहीं छोड़ देंगे। क्यों बेटा धीरज, मैंने सही कहा ना? हाँ माँ, तुम हमेशा सही कहती हो। प्रिया की सास बार बार प्रिया को नीचे दिखाने से बाज नहीं आ रही थी। प्रिया की आंखों में 2-3 बार आंसू भी आ गए, पर तारा जी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बेटा, तेरी बहन की शादी है, भगवान के लिए ऐसा कोई हंगामा मत होने देना, नहीं तो शादी भी रुक जाएगी। और अपने पिताजी का गुस्सा तो जानती हो, गुस्सा तो उनके नाक में रहता है। मेरी बेटी, तेरे पिता की इज्जत तेरे हाथों में है, तू चुप ही रहना, सब बर्दाश्त कर ले। जब जब सोनाक्षी शादी के मंडप में दुल्हन का जोड़ा पहने आई तो शीला जी उठ खड़ी हुई और आगे आई। बड़े गौर से निहार रही थी। उन्होंने देखा कि सोनाक्षी ने गले में सोने का सेट, बिंदिया और हाथों में सोने के 4-4 कड़े और न जाने क्या क्या पहने हैं। यह सब देखकर उनकी आंखें चौधिया गई। उनका शैतानी दिमाग चलने लगा। वह सोचने लगी कि जब बड़ी बेटी की शादी थी तो एक सोने का चैन भी में ही सब कुछ निपटा दिया था। अब सब मैं समधी जी से वसूल करूंगी इस बार। यह सोचते हुए वह हंसने लगी। आखिर जैसे तैसे करके सोनाक्षी की शादी निपटी और दुल्हन विदा हो गई। दुल्हन को विदा होने के बाद दूसरे दिन सुबह अब धीरे धीरे रिश्तेदारों को विदा करने का वक्त आया। जब अधिकतर रिश्तेदार विदा हो चले गए, अब घर के कुछ खास रिश्तेदार ही बचे। तब सुबह सुबह प्रिया की सास शीला जी और धीरज के साथ आलोक जी के सामने आकर बैठ गईं और अपने हाथों को नचाते हुए बोली, अब समधी जी हमें भी विदा कर दीजिए, हमें भी अपने घर जाना है। हाँ हाँ, पहले चाय पानी पी लीजिए। नहीं नहीं, वह सब तो चलता ही रहेगा। आलोक जी ने प्रश्नवाचक नज़रों से तारा जी की तरफ देखा तो उनकी नज़रों को ताड़ते हुए समधन जी बोली, और पूछ लीजिए अपनी बेटी से कि अब ऐसा कोई हरकत होगा तो उसका क्या निवारण निकले, तभी हम उसे अपने साथ लेकर जाएंगे। हमें भी बार बार हमारे घर में तमाशा करने का शौक नहीं है। भैया, प्रिया की सास किस बारे में बात कर रही है?
आलोक जी की बहन ने पूछा। तो आलोक जी नजरें झुकाए बैठे हुए थे। तो समधन जी ने कहा, अरे अपने भैया से क्या पूछ रही हैं? आप अपनी भगौड़ी भतीजी से पूछिए। रातों रात अपने ससुराल से भागकर अकेली यहाँ आ गई थी। भैया, समधन जी ये क्या कह रही हैं? क्या हुआ प्रिया के ससुराल में? एक बार बताइए तो सही, बुआ जी ने पूछा। लेकिन उनकी बात काटते हुए प्रिया की सास शीला जी ने कहा, देखिए समधी जी, हमें लेट हो रहा है, पहले हमें हमारी विदाई दे दीजिए। क्या दे रहे हैं आप? शीला जी ने उत्सुकता से पूछा। आलोक जी अलमारी खोलकर 2 लिफाफा ले आए। एक दामाद जी और उनकी माँ शीला जी के हाथों में पकड़ाने लगे। यह क्या, सिर्फ लिफाफा? और उसमें सिर्फ 5,000 रुपये? देखकर उनका दिमाग ठनक गया। इतने कम पैसों से आप अपनी बेटी को दोबारा घर भेजना चाहते हैं? आपने कहा था हम कुछ बढ़ा देंगे। और पापा जी, मेरी बाइक कहाँ है? छोटे दामाद को बाइक दिया और मुझे यह 5,000 रुपया। आलोक जी बोले, समधन जी, अभी एक बेटी की विदाई हुई है, खर्चे बहुत हो गए हैं। मैं 2-4 महीने में सब कुछ जो बोला है इंतजाम करके दे दूंगा। दामाद जी को बाइक और आपको सोने के झुमके सब मिल जाएंगे। रहने दीजिए, हम पहले भी आपका बहुत सुन चुके हैं, और जब नहीं देना था तो आपने हमें शादी में बुलाया क्यों? यही बढ़ा दिया है। हम जा रहे हैं। गुस्से में तनतनाती हुई शीला जी और उनका बेटा धीरज घर जाने लगे। रखिए अपनी बेटी को अपने पास, कहते हुए धीरज घर से बाहर चला गया। आलोक जी और तारा जी, उनकी बुआ, सब पीछे पीछे उनके घर जाने लगे कि समधन जी अगर आज रूठ कर चली गई तो फिर नहीं आएंगी। शीला जी अपने घर पहुंची तो देखती हैं कि आलोक जी और तारा जी भी हाथ जोड़ते हुए खड़े हैं। आप हमारा पीछा करते करते हमारे घर चले आए। बोला ना कि जब तक बाइक और सोने के झुमके नहीं मिल जाते तब तक हम आपकी बेटी को नहीं रख सकते। शीला जी ने दहाड़ते हुए कहा, नहीं समधन जी, ऐसा मत करिए, कुछ समय दे दीजिए। आलोक जी बार बार गिड़गिड़ाए तो शीला जी ने कहा, ठीक है, हम आपको 15 दिन का मौका दे देते हैं। मैं आपकी बेटी को इस घर में रख लेती हूँ, लेकिन सिर्फ 15 दिन के लिए, उससे ज़्यादा और नहीं। तब तक आप हमारा डिमांड पूरा कर दीजिए और बुलाइए अपनी बेटी को फ़ोन करके। आलोक जी अपनी बेटी को फ़ोन करते हैं कि बेटी, तू अपनी ससुराल चली आ, तेरी सास और पति धीरज तुझे अपनाने को तैयार हैं। प्रिया यह खबर सुनते ही अपने ससुराल झट से खुशी खुशी पहुंचती है। अपनी बेटी को बुलाकर सारी बातें विस्तार से पूछ लीजिएगा। जब प्रिया वहां पहुंची, हर कोई उसे हैरानी से देख रहा था। न मांग में सिंदूर था, ना ही गले में मंगलसूत्र, ना हाथों में चूड़ी थी और ना ही पैरों में बिछिया। सिंपल कॉटन का सफ़ेद सूट पहने, हाथों में कुछ कागज लिए, वो पहले से ज़्यादा आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही थी। उसे इस तरह से देखकर आलोक जी गुस्से में आग बबूले हो गए, पर उससे पहले उनकी समधन जी जोर से चिल्लाते हुए बोली, देख लो अपनी बेटी का करतूत, ससुराल वालों को बदनाम करती है, पर इसकी हरकतें देखो, सुहागन होते हुए भी किस तरह घूम रही है। आप ऐसे में हाथ न उठाए तो क्या करे? बहुत बड़ा विदाई दिया है समधी जी, आपने, यही तमाशा दिखाना बाकी रह गया था। देख रहे हैं मोहल्ले वाले भी जमा हो गए, क्या सोच रहे होंगे कि इस घर की बहू विधवा हो गई है, यानी मेरा बेटा। छी छी, मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही है। प्रिया, क्या हरकत है, ये कैसे उठ कर चली आई? तुझे कुछ हमारी इज्जत का ख्याल है या नहीं? आलोक जी के चिल्लाने पर तारा जी प्रिया के पास गई और उसे अंदर की ओर खींचते हुए बोली, जा बेटा, ढंग से तैयार होकर आ, सुहागन है तो सुहागन की तरह तैयार हो। यह कैसे ससुराल चली आई? अंदर जाकर मांग में सिंदूर भर ले। सुहागन? मैं सुहागन होने से इनकार करती हूँ माँ। अब मुझे सुहागन कहलाने का कोई शौक नहीं है और न ही मांग में सिंदूर भरने का। यह रहे तलाक के पेपर। तो जैसे इंसान से मुझे छुटकारा चाहिए जो बीबी को बीबी नहीं समझता। प्रिया, क्या कह रही है तू? पागल हो गई है? कम से कम अपने पिता की इज्जत के बारे में तो सोच। हाँ, पागल हो गई हूँ, मैं शायद पागल हो गई हूँ। मुझे बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। हर बार यह लोग मुझे मारते हैं
और आप लोग मुझे समझा बुझाकर वापस भेज देते हैं। जा और मार खा। क्यों करूं मैं आपकी इज्जत की परवाह? थप्पड़ मुझे पड़ने हैं, बेरहमी से मुझे पीटा जाता है, दर्द मुझे होता है। आप लोगों का क्या है? आप अपनी इज्जत लेकर बैठे रहते हो। इज्जत का क्या अचार डालूंगी? किसी को मेरे दर्द की परवाह नहीं, तो मैं क्यों करूं आपकी इज्जत की परवाह? प्रिया ने कहा तो तारा जी नजरें झुकाकर खड़ी थी। अगर तूने रिश्ता तोड़ा तो फिर तुझे इस घर में भी जगह नहीं मिलेगी। मुझे भी आपके घर में रहने का कोई शौक नहीं है पापा। आप क्या मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं? उस दिन इतनी बेरहमी से पीटा इन लोगों ने, फिर भी आप मुझे इस घर में रहने के लिए कह रहे हैं। आपकी बेटी जब लाश बन जाएगी तब तो सुकून मिल जाएगा ना आपको। नहीं रहना मुझे आपके साथ। मुझे सिलाई का काम आता है, वही शुरू कर दिया है और किराए के मकान में रहकर अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगी। पर ना मुझे ऐसे मायके वालों की ज़रूरत है और ना ही ऐसे ससुराल वालों की। उसकी बात सुनकर आलोक जी कुछ कह नहीं पाए और चुपचाप नजरें झुकाए खड़े रहे। धीरज बोला, समाज बड़ा तुम्हें से रहने देगा और अरे लांछन लगाएगा कि तेरे पति ने तुझे छोड़ दिया है और मायके वालों ने भी अपनाया नहीं। सिलाई की छोटी मोटी नौकरी से पूरा जीवन बिताने की बात कर रही हो? अच्छे से आटा दाल का भाव पता चल जाएगा। धीरज ने कुटिलता से कहा। तो प्रिया उसकी तरफ देखकर बोली, माना कि काम अभी छोटा है, तनख्वाह भी कम है, पर स्वाभिमान से तो जी पाऊंगी और मेरी मेहनत से मैं अपना काम बड़ा कर लूँगी। आटे दाल की भाव की बात तुम तो मत ही करो। जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए भिखमंगों की तरह मेरे मायके की तरफ मुंह उठाए चले आते हो। कम से कम अब मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीऊँगी। यह फुटबॉल की तरह एक पाले से दूसरे पाले में ढकेली नहीं जाऊँगी। और इस गलत फहमी में मत रहना कि तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ रही हूँ। बदले में मैं तुमसे भरण पोषण के पैसे भी लेकर रहूँगी। एक फूटी कौड़ी ना दूँ तुझे। मैं समझती क्या है? हमारे घर आकर बहुत इज्जत उतारी है हमारी। धीरज ने कहा, अभी तो तुम्हारी इज्जत को मिट्टी में मिलाऊंगी। ताली बजाते हुए उसने पुलिस को बुलाया तो उसे देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रिया अपनी सास शीला से धीरे से बोली, क्या हुआ सासू माँ? आज आपके थोपड़े का रंग कैसे उड़ गया? अरे घबराइए मत, ये आपकी खूब आवभगत करेंगे जो मेरे पापा नहीं कर पाए, वो अब ये लोग करेंगे। आराम से बैठकर अब जेल की ठंडी एसी की हवा खाना। एसी भी चाहिए था ना आपको? इतना सुनते ही धीरज ने प्रिया को जैसे ही थप्पड़ मारना चाहा तो प्रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और एक जोरदार तमाचा धीरज के गाल पर इतनी जोर से मारा कि उसका कान झनझनाने लगा। क्या हुआ धीरज? दर्द हुआ ना? ऐसे ही दर्द मुझे भी होता था जब तुम माँ बेटे मुझ पर हाथ उठाते थे। पहले कहते थे हमें तो बस आपकी बेटी चाहिए जो हमारे घर आकर उसे अच्छे से संभाल ले। आप जैसा परिवार अगर मेरी बेटी को मिल जाए तो मैं खुद को धन्य समझूंगा। और शादी होने के बाद आपकी डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इंस्पेक्टर साहब, इनको गिरफ्तार कर लीजिए। दहेज के लिए मुझे मारते हैं पीटते हैं। इंस्पेक्टर साहब गिरफ्तार करके उन्हें ले जाते हैं। चलिए अब आप दहेज लोभियों को जेल की हवा खिलाता हूँ। प्रिया गर्व से अपना सर उठाकर धीरज को घूरते हुए कहती है, मिल गया बड़ा विदाई। अब प्रिया ना तो ससुराल रहती है ना मायके, अपनी जिंदगी खुद जीती है सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ। धीरे धीरे उसे अपने कामों में बहुत तरक्की मिल गई। अपने सपनों की नई नई ऊंचाइयों को छू रही थी। उसका छोटा सा सिलाई का काम बहुत बड़ी बुटीक में बदल गया और उसने रोहित से दूसरी शादी कर ली। दोस्तों, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बेटी को ससुराल में मारा जाए, उसे प्रताड़ित किया जाए, उस पर तरह तरह के जुल्म हों और समाज के डर से माँ बाप बर्दाश्त करे। आवाज़ तो उठाना ही पड़ता है। अगर एक पिता पहल नहीं करेगा जिन्होंने उसे जन्म दिया है तो ससुराल वालों की हिम्मत दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। वह ऐसे ही दहेज की डिमांड करते रहेंगे और बेटियों को उनके मायके भेजते रहेंगे। तो आपको
क्या लगता है, प्रिया ने अपने लिए आवाज़ उठाकर सही किया या गलत? अपने विचार कमेंट में करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ARK वॉइस 517।